नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटर। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको डिस्कस किया था ऑपरेटर, थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर डिस्कस किया था, टर्नरी, यूनरी एंड बाइनरी। यहाँ पर हमने ऑपरेंड्स ये एनीटाइम जो ऑपरेंड्स यूज करते हैं यहाँ पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड। उसके बाद हमने बताया था कि ऑपरेटर अपने नेचर के अकॉर्डिंग अगले डिवाइड हुए हैं। लाइन टाइप बताया था ना आपको, अरिथमेटिक ऑपरेटर, साइंटिफिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनिटरी माइनस ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, नहीं आइडेंटिटी ऑपरेटर एज वेल एज मेंबरशिप ऑपरेटर। ये बताया था ना मैंने आपको, इसमें हमने आपको कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया था, कुछ जो थे उनकी हमें इंप्लीमेंटेशन आज की क्लास में बतानी थी। वॉइस जा रहा है ना सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट सब लेफ्ट हो रहे, क्लास नहीं होनी क्या आज? वॉइस जा रही है ना कंचन? आई एम ऑडिबल नाउ? सी केयरफुली। अभी अभी तो शेयर किया हमने। आ गए क्या सारे बच्चे? पढ़ने आए क्या वैसे? अब स्क्रीन में केवल है। यस। नाउ लुक एट हियर, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो हमने ये डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, तो यहाँ तक कंप्लीट किया था, आपको याद होगा। ये सब चीजें हमने कंप्लीट किया था ना। मूव टू बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, विच इज कॉल्ड बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसका नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये हो गया आपका बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है कि जो भी वैल्यू देंगे दूसरे निगेट कर देंगे। मतलब कि क्या, जैसे, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीट वाइज ऑपरेटर के बारे में कि ये डायरेक्टली ऑपरेंड में, ऑपरेंड जिस फॉर्मेट में होगा उसी फॉर्मेट में काम नहीं करता। ये क्या करता है? ऑपरेंड को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट। आपने सुना मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि आप चाहे वैल्यू व्हाटएवर फॉर्मेट में दो, ये क्या करेगा? उसको कन्वर्ट किसमें कर देगा? बाइनरी फॉर्मेट। सपोज करो हमने n1 की वैल्यू, n1 सपोज एन वन की वैल्यू मैंने दिया 4, और यहाँ पे यूज किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन वन। फोर का कॉम्प्लीमेंट, फोर का बाइनरी होता है 101। फोर का क्या होता है? 101 है। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ, बताओ ना जल्दी। 1 होता है। क्या होता है बेटा? और टू का क्या होता है? फोर का क्या होता है? 101। चलो चलो टाइम से बता देते हैं। 101 होता है यहाँ। फोर का तो 10 होता है, बता दें क्या? मेरे याद नहीं है। 100 होता है। नहीं, गलत है। तो फिर 101 ही तो होगा। देखिए किसी भी नंबर का बाइनरी देखना तो देन वी कैन यूज दिस वन। हम अभी बता रहे थे 100। चलो कोई बात नहीं। इस पे यदि आप बीट में देखो बेटा ध्यान से, यदि इस पे आप लगाओगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन वन ना, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। देखो जब हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, तो ये वन, देखो इसमें क्या होता है जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, तो ऐसे काम करता है। आपने वन एस पढ़े थे? वन एस आपने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं। तो इसमें ना जैसे ये वैल्यू थी तो इसमें वन ऐड होता है, तो वन ऐड होगा तो क्या हो गया? 101। और ये 10 पॉजिटिव वैल्यू है जिसको निगेटिव कर देगा, तो अब आउटपुट क्या आएगा? 101 का निगेटिव वैल्यू क्या हो जाता है? माइनस। फोर का आउटपुट क्या हो जाता है? -5। तो बहुत सारे बच्चों को ना, जिनको जिनको लिटरली आता कुछ नहीं है, तो फिर बोलते रहते हैं -5। एक्चुअली बाइनरी में कन्वर्ट होता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि यदि यदि ऐसा होता तो यहाँ पे -4 रखने में आउटपुट क्या आ जाता? तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? 3। क्योंकि +1 की जगह पे अब क्या हो गया है? -1। समझ लिया? क्या मतलब 5 कैसे आएगा? 1015 होता है ना बाइनरी कन्वर्जन। वो पढ़े होगे ना बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल नहीं पढ़े होगे तो और अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आया ना? सभी कोई बात नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो करता क्या है कि बाइंड, बस सिंपल यही समझ लो कि प्लस करोगे, यदि वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो +1 करके वैल्यू निगेटिव आएगा, और यदि निगेटिव में होगी तो -1 करके वैल्यू पॉजिटिव। ये हो गया बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। एक होता है हमारा
बीट वाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं हो रहे कोई? बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज n1 की वैल्यू हमने लिया 6 और n2 की वैल्यू लिया हमने 4। देखो यदि इन दोनों को वैल्यू को एंड करूं, n1 एंड परसेंट n2, तो आप बताओ होप क्या करते हो, आउटपुट क्या आने का? मैं बताता हूँ आप क्या होप करोगे बेटा। यदि आप बाइनरी 6 का देखो तो 6 का बाइनरी होता है 1011 और 4 का होता है 100। आपने ऑलरेडी पढ़ा, नहीं सॉरी, यहाँ पे 6 डालो और यहाँ पे 4 डालो, तो अभी देखो 1100 आया ना वैल्यू, और 4 का क्या होता है 0। इसको एंड करो, क्या आउटपुट आएगा बताओ? हमने बताया था ना एंड, कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। पढ़े थे ना कि ट्रू ट्रू फॉल्स, पूरे को क्या होता है फॉल्स। तो 110 और 100 इनको करो तो वन, सुनो, जीरो का मतलब समझना है फॉल्स और वन को समझना है ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स जीरो, ट्रू एंड ट्रू। तो आउटपुट क्या हो गया 100। 100 किसका था, 4 का। तीन दोनों को एंड करेंगे तो आउटपुट क्या आने वाला है? वेरी गुड, यू ऑल आर जीनियस। अब सब सपोज करो नाउ आई एम राइटिंग हियर 9, देन कैन यू गेस व्हाट विल बी आवर आउटपुट? बताता हूँ हम, आप बताना आउटपुट। 9 का होता है बेटा 1001, ये 9 का हुआ, और 4 का हुआ 100। तो आउटपुट क्या होगा बताना एंड। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया जीरो, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। तो आउटपुट क्या हो गया जीरो। समझ में आया? इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से वर्किंग करते हैं। ये था एंड का नेचर। डन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये जो वाले क्या कर, आवाज नहीं आ रही थी, क्या कर रहे थे? ओके श्योर। Now see here we are defining a variable n1 in which we have stored a value 9. There is another variable n2 we are storing this one 4. We are implementing a bitwise operator and actually and convert this value in a binary. So 9 become 1011 and 4 become 1000. After implementing AND operation in this one, it becomes 0, it become again 0, it becomes 0 and it becomes 0 and result becomes 0. Is it clear till here? क्या समझ में आया आपको बेटा, बताइए। तो तो ये आपकी एक्चुअली ना देखो, ये परेशानी इसलिए हो रही है आपको कि आप बाइनरी टू डेसिमल नहीं पढ़ रहे हो। इतना पहले सुरेंद्र जी का क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा दो। तो आप लोग डेसिमल टू बाइनरी, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एक बार खुद से पढ़ो, मैंने बहुत पहले कहा। तो आप यदि पढ़ लिए होते तो आज ये परेशानी नहीं थी। कुछ नहीं है, हम जो भी डेसिमल वैल्यू दे रहे हैं ना, पाइथन को क्या कर रहा है, कन्वर्ट पहले बाइनरी और फिर उस पर बिट वाइज कर रहा है, बस इतनी सी बात। और कुछ नया नहीं हो रहा है, सब चीजें पुरानी नहीं हो रही, बस एक चीज डिफरेंस हो रहा है, क्या कि अभी बाइनरी वाले कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 100 यही परेशान कर रहा है, क्या हो रहा है, सिंपल ये समझिए कि 4 को हम 100 भी लिख सकते हैं और 9 को 1001 भी लिख सकते हैं, बस इतनी बात है आपकी। ये हो गया बीट वाइज एंड ऑपरेटर। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट वन इज द बीट वाइज और। जैसे आपका एंड काम कर रहा था, ये इसी तरह से और काम करेगा, बट और का नेचर क्या होता है, 10 क्या हो जाता है 1, नहीं 1 1 तो 1 होता ही है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट बीट वाइज और ऑपरेटर। ये बहुत टफ, देखो ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, बट आपको आना चाहिए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि कहीं और बताया ना गया है तो आप क्यों बता रहे हो, नहीं मन करेगा तो नहीं। तो इसका आउटपुट देखो क्या आएगा बेटा, देखिएगा। देखो 9 का होता है 1001 और 8 का होता है 100। इसको करो, 1 1 क्या होता है 1, 101 होता है ना और का, 0 0 0 0 0 0 और 1 1 1। तो आउटपुट 101 किसका होता है 9 का। तो एक्स और वाई करोगे तो आउटपुट क्या आने वाला है, बस इतना सा तो बात है। देखो 9 आ रहा है। अब यदि इसमें मैं 4 कर दिया होता तो आउटपुट क्या आता बताइए, या 5 किया होता तो क्या आउटपुट आता बताओ? बस सिर्फ डिफरेंस ये होता, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये 101 होता है, तो इसको और कर तो 1 1 क्या हो जाता है 1001, 101 और ये 1 1 1। तो 1101 शायद 11 का होता है या 11 का या कुछ होता है। हाँ, तो वही आउटपुट है।
आ रहा है 13। डन। यहाँ तक हमें समझ में आया। सनी ने कोड रन करा लिया था पहले। तो ये हो गया बीट वाइज और ऑपरेटर। डन। एक होता है बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। नाम पता चल रहा है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करता है, नहीं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। देखो जैसे n1 की वैल्यू हमने लिया बेटा 9, और n1 बीट वाइज, इसमें देखो ऐसे पोजीशन बताना पड़ता है कितनी शिफ्ट करानी है, 2। तो n1 की जो वैल्यू होती है, ध्यान से समझिएगा, n1 की वैल्यू होती है 9। तो 9 जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है 1001। तो यदि इसकी लेफ्ट साइड 2 करोगे ना, तो ये जो दो वैल्यू है ये लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ऐसे यहाँ शिफ्ट करेंगे, और ये वैल्यू यहाँ आएंगे, और ये वैल्यू यहाँ जाएगी, तो ये दो वैल्यू ब्लैंक हो गई इनडायरेक्टली, सॉल्व में। तो मतलब अभी तक जो वैल्यू हुई ऐसे हुई है 1001, यही आउटपुट है, और दो प्लस ब्लैंक है, जिनकी जगह पे क्या फिल होता है, 00। तो ये वैल्यू जितना लेफ्ट शिफ्ट, जैसे 3 करते तो ये पीछे कितनी जीरो ऐड होती, 3। 4 करते तो 4 शिफ्ट करता पीछे कितनी, तो वैल्यू डायरेक्टली क्या होती जा रही, बड़ी नहीं। तो देखो इसकी जितनी शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को एक्सटेंड कराता है। देखो 2x में चलने लग जाएगा, देखो 36 आया। अभी यदि मैं 3 कर दूंगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, देखो, क्योंकि वही 3 जीरो बैठ रहा है पीछे। देखो पहले 36 था, तो उसकी देखो बाइनरी का, देखो यही आउटपुट था 1001, तो 9 का उस पर 2 जीरो ऐड हुआ है। और यदि 72 का बाइनरी देखो तो ये इसका ज्यादा है। अब 100 के बाद 3 जीरो, देखो देखो देखो, 101 तो ये 9 का हुआ, उसके बाद कितने जीरो ऐड हुआ पीछे। आ रही बात समझ में। तो ये था बीट वाइज, ये था लेफ्ट शिफ्ट, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट इसका पूरा नाम है। अब लेफ्ट शिफ्ट की जगह पे हम पढ़ रहे हैं राइट। में क्या होता है, सो देखिएगा। n2 इक्वल टू 9। अब देखिए ध्यान से, n2 राइट शिफ्ट 2, देन आउटपुट क्या है बता सकते हो आप, बताओ आउटपुट क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप। देखो आउटपुट अब कुछ ऐसे चलेगा काम। देखो अभी ये चल रहा है ऐसे राइट शिफ्ट, तो जितनी वैल्यू बाहर गई ना राइट शिफ्ट, उतनी वैल्यू वेस्ट हो गई, मतलब अब शिफ्ट रह गया क्या, 100 तो 10 किसका होता है, 1 का। यदि 3 शिफ्ट करा देते तो जीरो चला जाता, बचता क्या, 1। और यदि ये भी शिफ्ट कर देते तो बचता क्या, 0। तो राइट शिफ्ट क्या करता है, वैल्यू को छोटा करता है, और लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है। देखो अभी मैं 3 कर दिया तो क्या बचेगा, तो कितना होता, 1। और यदि मैं 4 कर दिया, 4 का क्यों अब क्या आएगा बताओ, क्योंकि चारों वैल्यू वेस्ट हो गई हमारी, तो बचेगा 0। नहीं, डन। और 5 लिख देगा तो 0 ही आता है। समझ गए, नहीं समझ गए। एक एक और बचा है ना, बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वो सॉरी बेटा एक्सजोर ऑपरेटर, रिप्लेस कर देते बच्चे। इसका थोड़ा वर्किंग थोड़ा डिफरेंस है, इसका बस ये ध्यान रखिएगा, और के जैसा ही है। बस एक चीजें हैं, 1 एक्सजोर 1 ये 0 हो जाता है, बस इतना है, बाकी सेम। 0 1 1 1 1 1 1 0, और 0 0 0 ही होता है। बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या चेंज होगा, 1 1 0। और ठीक है, एक्सजोर में इसमें यदि सपोज करो n1 की वैल्यू 9 रही है, और n2 की वैल्यू भी 8 रही है, क्या आउटपुट आएगा, n1 एक्सजोर n2, आउटपुट क्या आएगा बताओ। ठीक है बताओ, समझ में आ जाएगा। n1 9 का होता है, देखो 9 का होता है 1001, और 8 का होता है 1, सॉरी 100। तो 0 1 1 0 0 0 0 0 0 और 1 1, बस बच गया क्या, तो ये डिफरेंस है एक्सजोर में। ये हो गया बीट वाइज ऑपरेटर। और कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। उनको डायरेक्ट उनको डायरेक्ट अच्छा, इधर बैठ गया। देखो इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर दैट वन इज कॉल्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी खींच दिया कि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं था।
बस ये है कि भीड़ कम करने के लिए पूछा जाता है आपसे, इसलिए मैं इसको करवा दिया, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन हमसे यदि पूछा होता ना अंकुर या अभिषेक या कोई या सनी कुंदन पूछा होता यदि फिर मैं उसका आंसर, आइडेंटिटी ऑपरेटर ये दो होते हैं। Is not is or is not, अब ध्यान से समझना, we have a value 19, there is another value 20. Thing is that identity operator compare the memory address of two variable, not compare the value of two variable. मैंने क्या बोला समझ में आया आपको? दो वेरिएबल जब आइडेंटिटी ऑपरेटर जितने भी हैं, जितने भी है दो ही हैं, जितने हैं जो भी हैं, बेसिकली क्या करते हैं, वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करते हैं। यदि दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। यदि दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस कितने सिनेरियो में सेम आती है, आप मुझे बताओ। दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस कितने सिनेरियो में सेम आएगी लोग, जब दो वेरिएबल का नेम वैल्यू सेम है, ये दो वेरिएबल की वैल्यू 22 है, दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम, और दो वेरिएबल की यदि वैल्यू अलग अलग रख दी तो मेमोरी एड्रेस बस इतनी बात समझ में आई। तो अभी एक्स एक्स इज वाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी बताओ, क्योंकि दोनों की मेमोरी एड्रेस अलग अलग है। अभी यदि दोनों की वैल्यू में 90 करता अब क्या हो गया, तो आउटपुट क्या आ रही है, सेम ट्रू आ रही है। और इज नॉट क्या करेगा, जस्ट अपोजिट, यदि मैं इज नॉट लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। और अभी यदि यहाँ पे लिख दो दोनों की, यहाँ पे 20 तो क्या आएगा बताओ, ट्रू, यस। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ, आपको माइंड में आ रहा होगा कि वैल्यू तो सेम ही रहती, तू गुमराह कर रहे हो सारे। अभी देखो, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू अलग अलग सेम है, यस और नो, इन तीनों की वैल्यू सेम होगी, n1 n2 n3, देख लो ना भरोसा करके। बट यदि मैं n1 इज n2 करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा बताना, n1 इज n2 करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। कॉपी में वैल्यू मेमोरी एड्रेस सेम होती है, n1 इज n3 करूंगा तो क्या आएगी, समझ गए ना, जबकि वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने करके दिखा दिया, कहीं आपके माइंड में ऐसा ना आ रहा हो कि वैल्यू सेम होने के बाद भी ऐसा ही हो रहा है, नहीं, तो सिर्फ इस वजह से हो रहा है। देखो तीनों की मेमोरी एड्रेस अलग अलग थी, तो जिनकी मेमोरी एड्रेस सेम है वहां पे क्या आ रहा है, तो देखो जिनकी मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है उसकी में क्या आ रहा है, डन। क्लियर है सबको, आइडेंटिटी ऑपरेटर, सॉरी, हाँ आइडेंटिटी ऑपरेटर। थर्ड वन इज द मेंबरशिप ऑपरेटर, थर्ड वन इज द मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है दो, इन और नॉट इन। देखो ये सिंगल ऐसा ऑपरेटर है, सिंगल ऐसा ऑपरेटर है तो सीक्वेंस के अंदर जाकर सीक्वेंस की वैल्यू को वैल्यू मतलब एक्सेस कर पाता है। सीक्वेंस एरर कितने पढ़ रखे थे हम, बहुत सारे छह। ये सिंपल ऐसा कर सकते हो, मेंबरशिप ऑपरेटर मेंबर जिसमें मल्टीपल मेंबर हो उसमें हेल्प करता है। तो मल्टीपल मेंबर क्या इंटीजर में होता है, फ्लोट में होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है, नहीं इनके लिए कोई काम करना है, ये कहाँ पे काम का है, सीक्वेंस एरर जितने पढ़ते हैं उसमें, मैप पढ़े थे उसमें, सेट पढ़े थे उसमें, तो उसमें मल्टीपल मेंबर होते हैं, यस और नो। तो जितने भी आपके मेंबर्स ऑपरेटर है कहाँ पे यूजफुल है, सीक्वेंस मैप और सेट के लिए, नॉन ऑटोमेटिक कोई काम करनी है। तो ये एक्सेस करता है। तो यदि देखो जैसे सपोज करो हमने एक वेरिएबल है एन और इसकी वैल्यू का रखा मोहन, तो मोहन एम अवेलेबल है, यदि मैं यहाँ पर लिखूं एम इन n1 तो एम अवेलेबल है n1 में, ये तो नो, तो आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू। अभी जैसे जेड अवेलेबल नहीं है तो क्या लिखेगा यहाँ पे, false। समझ में आया आपको या नहीं यार, देखो। और यदि यहाँ पे नॉट लिख देता तो क्या आता, नॉट लिख देता तो क्या आता, ट्रू। मतलब आप कह रहे हो कि जेड n1 में नहीं है, ऐसा सही में है कि नहीं है, तो ट्रू आ रहा है। और यदि मैं यहाँ पे लिख देता ओ, अब क्या आता बताओ, क्योंकि अब आप कह रहे हो वो n1 में नहीं है, ऐसा थोड़ी है ना, तो स्टेटमेंट गलत है आप। अब बेटा अभी बताता हूँ ना, वो तो क्वेश्चन था हमारा, आप पूछिए। ये देखो ये आपका है, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं, देखो लिस्ट में भी काम कर रहा है, यदि 11 अवेलेबल है तो क्या रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स। अभी यदि मैं इन लगा दूं तो क्या रिटर्न करने लग जाएगा, ट्रू, क्योंकि 11 अवेलेबल है, लिस्ट में काम कर रहा है, टपल में भी काम कर रहा है, देखो टपल में भी काम कर रहा है, यस और नो। तो मैं एक डिक्शनरी दिया, यही तो पूछ दिया, ऐसा सेट में भी दिखा दूं ना फिर।
देखो सेट में भी काम कर रहा है, परफेक्ट। यहाँ पे देखो, नहीं बता रहा, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। डिक्शनरी में, एक सेकंड रुक जाओ अंकुर, आप अभी आएंगे आपके क्वेश्चन पे। लो आपका नाम भी लिख दिया। अभी जब जो आप पढ़े होगे ना, यदि आप भूल गए होगे तो फिर पता चल जाएगा कितने लोग रिकॉर्डिंग सिर्फ मांगते हैं और कितने लोग पढ़ते हैं। जस्ट सेकंड पता चल जाएगा मुझे। जैसे मैंने लिखा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 1011 इन DF1, आउटपुट ट्रू आ रहा है ना। हमने लिखा राम DF1, आउटपुट क्या आता है, ट्रू। क्यों फॉल्स, क्यों है तो अवेलेबल। हमारे पास की कैसे होगा, लूप थोड़ी चलानी है। बताओ राम अवेलेबल तो ट्रू फॉल्स नहीं आना चाहिए था ना, तो फिर कैसे, कोई तो तरीका होगा। क्या ऐसे लिस्ट में चल जाएगा पूरी डिक्शनरी। कैसे, क्या डीएफएन की लेके हो जाएगा, और डीएफएन चला के दिखा दो। और फिर राम डीएफएन कर दी, देखो कॉम्बिनेशन कितना आप कितने करते हैं। आप ये बंद किए कैसे क्लास में खोलो। ये वो ये तो है 23rd वाला है। हमारे को साथ करना भी आएगी, लेकिन इसमें जो क्या है ये भूल जाते हो, क्या बता सकते हो खुशी, आप कैसा होगा। आपने पढ़ा था बेटा DF1 डॉट कीज, सनी समझ पाया लेकिन हंसते रह गया ना, ये समझ नहीं पाया। देखो कीज में सारे कीज आ गए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राम को कीज में ना रख के हम क्या करेंगे यहाँ पे DF1 डॉट वैल्यूज, वैल्यूज लिस्ट में, तो यदि अवेलेबल रहेगा तो ट्रू बताएगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स बताएगा। समझ गए ना इस तरह से, तो ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, यूज है। डन। तो यहाँ पे ऑपरेटर आपका खत्म हुआ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, तो ये हमारा ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Take another topic that is called input output function. That is really important topic for all of us. Hope. भाई साहब पॉज रिकॉर्डिंग आ रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो पॉज तो जब चल रही होगी तब ना आएगा। अब यदि पॉज होता तो रिज्यूम होता है ना, फर्स्ट बनेगा। C++, तो यस, C++ में होता है क्या कि लाइक अ स्कैन अप, और ये होता था सी आउट टी। इसमें प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा सी आउट सी, सी का मतलब होता है कंसोल, कंसोल से इनपुट लाना, कंसोल पे आउटपुट सेंड करना। तो सेम काम, कंसोल से जब आप इनपुट ले रहे होगे देन वी कैन यूज इनपुट फंक्शन। तो पाइथन में इनपुट के हमारा इनपुट फंक्शन, इनपुट ही यूज करते हैं इनपुट फंक्शन के लिए। और जब यूजर से हमें आउटपुट लेना, आउटपुट प्रोवाइड करना होता है यूजर को, देन वी यूज प्रिंट फंक्शन। प्रिंट हेल्प अस टू प्रोवाइड द आउटपुट ऑफ द कंसोल। इनपुट यूजर
इनपुट और ये मालूम है। तो इस तरह से इनपुट लेने के लिए आप यूज करते हो इनपुट, और आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं आउटपुट। थोड़ी लंबी टॉपिक है, इसको आराम से कल क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। हैव एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट, हम में से किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, करा दोगे कंप्लीट? आज ही चाह रहे हो क्या सब करना? ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू एग्री फॉर टू मतलब कंप्लीटिंग दिस टॉपिक टुडे? आज ही कंप्लीट करा दो या कल के लिए रखूं, आप लोग जैसा कहो। बड़ा टॉपिक है यार। क्वालिटी ऑफ स्टडीज। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। देखो, एक वैल्यू लिया N1 56, एक वैल्यू लिया हमने N2 20। तो ऐड एक वेरिएबल लिया जिसमें N1 प्लस N2 यदि मैं कर रहा हूँ तो ये दोनों के एडिशन की आउटपुट आ रही है हमें, ये सर नो। तो ये आउटपुट में होप का क्या कहते हैं 76 आ रहा है। तो ये 76 आउटपुट तो आ रहा है, फिर हमें आउटपुट फंक्शन पढ़ने की नीड क्यों पड़ गई? तो एक्चुअली आउटपुट फंक्शन जब हमें अपने वे में, जैसे हम सपोज करो यहाँ पे आउटपुट लिखा होता है एडिशन इज इक्वल टू 56, तो ज्यादा रिलायबल होता है, ये सर नो। लाइक यूजर एंड पे यदि यहाँ पे आउटपुट इस तरह से रिटेन होता तो ज्यादा बेटर होता, कंपेयर टू जैसे 56 जैसे यहाँ पे आउटपुट आएगा उससे तो बेटर होता है ना। तो इसी चीज को अपने एंड पे बेटर तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या नीड पड़ती है, आउटपुट फंक्शन की। जैसे देखो यहाँ पे ये 76 लग रहा है, बट एडिशन इज इक्वल टू 76 लिखा हुआ आता तो ज्यादा बेटर होता है, ये सर नो। इसी चीज को करने के लिए अपने लाइक यूजर एंड पे बेटर तरीके से यूजर प्रोवाइड करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, आउटपुट फंक्शन की। आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट। और यदि आपको स्टेटमेंट लिखना हो, जैसे एडिशन इज इक्वल टू, ये क्या है स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट हमेशा डबल कोड या सिंगल कोड में लिखते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे एडिशन इज इक्वल्स टू, और जो भी वेरिएबल की वैल्यू है, तो वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल क्या था ऐड, वेरिएबल को हमेशा डबल कोड या सिंगल कोड से बाहर। तो हमने लिखा यहाँ पे देखो एडिशन इज इक्वल टू ऐड आ रहा है, जैसा हमें चाहिए था वैसा आउटपुट आ रहा है। इवन वन मोर थिंग्स, प्रिंट के अंदर एक और एबिलिटी है कि आपको, जैसे हमने यहाँ पे सिंगल कोड यूज किया, सिंगल कोड यूज किया, एडिशन इज इक्वल्स टू हमने प्रोवाइड किया N1 प्लस N2, हमने यहाँ पे लिखा N1 प्लस N2। तो इवन एक्सप्रेशन भी इवेलुएट करेगा, तभी हमें आउटपुट सेम आने वाला है। बट अब हमें अनदर थर्ड वेरिएबल की नीड नहीं है, ये खुद ही इवेलुएट कर पा रहा है। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? नाउ वन मोर थिंग, जैसे हमने लिखा प्रिंट एडिशन इज इक्वल एडिशन, अब यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता एडिशन ऑफ N1 एंड N2 ज्यादा बेटर रहता, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ N1 एंड N2 इज N1 प्लस N2, यस और नो, ये ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पे यदि N1 की वैल्यू आ रही होती तो ज्यादा बेटर होता, फिर नहीं। तो इसकी यदि मुझे वैल्यू प्रिंट करना है तो N1 इज अगेन अ वेरिएबल, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रिंट एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ, इसके बाद हमें वेरिएबल चाहिए है तो हम N1 वेरिएबल क्योंकि बाहर लिख देंगे। फिर यहाँ पे इज, फिर से कॉमा N2 एंड यहाँ ना, यहाँ पे N2 कॉमा यहाँ देंगे इज, फिर से कॉमा N1 प्लस N2, तो ये आउटपुट आ रहा है। बट दिस इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, नहीं लग रहा है डबल कोड सिंगल कोड में ही जिंदगी उलझी हुई है। इतनी कॉम्प्लिकेशन हम यूज नहीं करेंगे, इससे बेटर एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है फॉर्मेट फंक्शन। वी कैन यूज विच वन, फॉर्मेट फंक्शन, ये ज्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो प्रिंट एडिशन ऑफ, अब हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो जहां पे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वहां पर कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हो, कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस अगेन। अच्छा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो जीरो, फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस को जीरो, सेकंड कर्ली ब्रेसेस पे वन, इज थर्ड कर्ली ब्रेसेस पे टू। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो जो सबसे फर्स्ट लिखोगे वो इंडेक्स फर्स्ट पे वैल्यू जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा N1 कॉमा N2 कॉमा N1 प्लस N2, तो देखो यहाँ पे ध्यान से सबसे पहले हमारी क्या लिखा है हमने, जीरो, वन, और ये टू है नहीं। तभी इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन सी वैल्यू जाएगी, N1 की, जो भी N1 की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आएगी, N2 की जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आएगी, और N1 प्लस N2 की जो भी वैल्यू बनेगी वो टू में आएगी, यही ना। अब देखो इसी तरह से आउटपुट आ रहा है। अच्छा एक चीज बताना बेटा सब लोग, यदि मैं यहाँ पे वन लिख दिया तो आउटपुट क्या आएगा, और जीरो लिख दिया तो आउटपुट क्या आएगा। अब एडिशन ऑफ, अब यहाँ पे एन, अब यहाँ पे N2 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। नहीं,
इस तरह से वर्क कर रहा है। और वन मोर थिंग, यदि मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो कैन यू गेस कि व्हाट विल बी और आउटपुट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा 20, है ना। ये अब हमें n1 + n2 की वैल्यू नहीं आएगी, n2 की वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर दी, समझ गए ना। तो इसका इंडेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि हम इंडेक्स नंबर नहीं दे, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इंडेक्स नंबर नहीं प्रोवाइड करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स नंबर कौन सा होता है, 0, 1, ये 2, ये बाय डिफॉल्ट होता है। उसी सीक्वेंस को वो फॉलो कर लेगा। यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट ये भी थोड़ा सा गॉसिप है, इसको बिना इसके बिना भी हमारा काम हो सकता है। एक और तरीका है, आप यहाँ फॉर्मेट फंक्शन पहले यूज करें एफ, और डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ कर्ली ब्रेसेस में n1 एंड n2 इज n1 + n2। ये ज्यादा आसान था, ये सब नहीं बिल्कुल, बट ये लिखना जरूरी है। यदि आप ये नहीं लिखोगे तो पाइथन इसको नॉर्मल टेक्स्ट में, इसको, बट यही, ये दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है, समझ गए। अब थिंग इज दैट ये तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। और यदि मुझे सपोज एक क्वेश्चन होता कि मुझे सपोज मैंने आपको दो वेरिएबल प्रोवाइड किया, एक्स की वैल्यू सपोज करो, n1 की वैल्यू आपको दिया मैंने 70, और एक n2 की वैल्यू मैंने दिया आपको 29। तो मैं चाहता हूँ कि सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करो एक सिंगल लाइन, करो सब लोग तो करो, या आप फिलहाल आज मेरे साथ देख लो। देखो, आप ऐसे कर सकते हो, एडिशन इज इक्वल्स टू, ये लिखते हैं ना, n1 + n2 लिख देते, ये हो गया एडिशन, ये एडिशन। अब यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन करना था, तो अब यहाँ लिख देते सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, n1 - n2, मल्टीप्लीकेशन, n1 × n2 यही ना, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। और ये एक और था हमारा डिवीजन, ये हमारा डिवीजन हो गया नहीं, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखो ये डिवीजन हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, मल्टीपल डिजिट्स है। इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर सिनेरियो में अलग अलग तरीके से, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एक चीज और उसके बाद ही पढ़ेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि एडिशन के बाद ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो, उसके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो। तो जहां से आप नेक्स्ट, जैसे मैं चाहता हूँ कि एडिशन के बाद ये नेक्स्ट लाइन में हो, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, स्लैश। स्लैश में क्या करता है, जहां भी मिलेगा उसके बाद आगे की लाइन को सभी को कहाँ कर दिया, नेक्स्ट लाइन में। देख रहे हो ना, एडिशन के यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन से पहले लगाया, तो सभी को एक नेक्स्ट लाइन में लेके आ गया नहीं। अब मुझे क्या चाहिए था, मल्टीप्लिकेशन के बाद, मतलब सब एक 41 के बाद वाले वैल्यू नेक्स्ट लाइन में हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पहले स्लैश लगा देंगे। देखो इसकी वैल्यू नीचे आ गई, देखो, यस और नो। और मुझे डिवीजन भी नेक्स्ट लाइन में चाहिए था, तो उसके पहले स्लैश है, तो देखो सारे वैल्यू में एक नेक्स्ट लाइन में आ गए, यस और नो। अब देखो डिवीजन में चीज नोटिस करो आप, कि डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट है, मुझे इसको सेट करना है। तो आप बेटा क्या कर सकते हो, हम पढ़ रहे थे राउंड ऑफ, तो हम यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना, जैसे ये तो एक हो गया एक्सप्रेशन, उसके बाद कितना डिजिट चाहिए वो लिख सकते हो। हमने यहाँ पे लिखा 1, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा, 1। यदि आप 2 लिखोगे तो क्या आएगा, 2 डिजिट्स। ठीक है, हमने ये डेसिमल, यदि हम 3 लिखते तो यहाँ पे 3 राउंड फंक्शन यूज किए हैं हम, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्क करते हो। बट सपोज करो इसमें यदि करना होता, तो जैसे मुझे डिवीजन करना होता, जैसे अब तो इस सिनेरियो में कैसे करते, वो तो उसमें तो राउंड ऑफ कर देते, यहाँ पे कैसे करते, कहाँ लगाओगे राउंड। तो यहाँ पे आप बेटा एक चीज कर सकते हो, 0.2f, यदि डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो 2f। देखो, अरे रुक जाओ, अच्छा हाँ सॉरी बेटा। But here we have already discussed about output function, in which we have learned about how to like store the data, how to use a format function, how to restricted the value, as well as हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि वैल्यू को रिस्ट्रिक्टेड कैसे करोगे इन दिस सिनेरियो। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फॉर्मेट फंक्शन। You can also discuss one more thing, how to extract this particular, how to restrict this type of value,
ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे प्रिंट में। हाउ टू डू इन नेक्स्ट लाइन, कैसे करेंगे ये भी हमने डिस्कस किया, यूजिंग स्लैश देन वन मोर थिंग स्लैश टी। स्लैश टी से क्या होगा, जैसे स्लैश से न्यू लाइन जनरेट करता है, स्लैश टी जिस पॉइंट पे उसी से वन टैब का स्पेस, समझ गया ना मतलब इससे। तो नाउ नेक्स्ट वन इज द वी नीड टू लर्न अबाउट अनदर वन, इनपुट फंक्शन। वी डिस्कस अबाउट इनपुट फंक्शन। बाकी द इनपुट फंक्शन नाम से पता चल रहा है, यूजर से इनपुट लेना और अपने नीड और किसी ने देखो सुनना ध्यान से, जब आप यूजर से इनपुट लोगे तो उस इनपुट को कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे ना अपने सिस्टम में, या किसी वेरिएबल में रखोगे तभी तो उस पर यूज कर पाओगे, जैसा होगा। तो जैसे हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा इनपुट, बट इस इनपुट में जो यूजर एंटर करेगा उसके लिए हम एक वेरिएबल लिए इन, कुछ भी ले सकते वेरिएबल का नाम। तो अब ये जो इनपुट है क्या करोगे, जैसे ही कोड रन कराओगे देखो आपके सामने एक एंट्री बॉक्स ओपन करेगा, एंट्री बॉक्स में आप व्हाट एवर चीजें राइट कर सकते हो, व्हाट एवर। जैसे यहाँ पे देखिए इनपुट फंक्शन हमारा ओपन हो रहा है, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट वेट अ सेकंड। और actually we establish connection with the cloud, so this takes some time, don't worry about that. So see, this is your entry box। जब तक यहाँ पे आप वैल्यू राइट नहीं करोगे, अंटिल दिस थिंग इज मूविंग, वो कर रहा है ना, जब तक आप यहाँ वैल्यू नहीं एंटर की, हमने एंटर किया वैल्यू, तो नाउ वैल्यू ऑफ एन बिकम 12। यदि एन की वैल्यू देखो तो ये क्या हो गया 12, देखो आ रहा है ना। नाउ थिंग इज दैट, यदि हम इसमें यदि अनदर थिंग लिखना चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कुंदन, कुंदन लिखा और एंटर किया, जैसे एंटर करोगे अब एन की वैल्यू क्या हो गई कुंदन, समझ में आया। अब थिंग इज दैट, जैसे आप देखो यहाँ पे रन कर रहा है तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट यू वांट, क्या आप एंट्री करना है। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था इंटर नंबर, इंटर वट एवर, ये सुनो तो ज्यादा बेनिफिशियल होता। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए इसके लिए हम जैसे प्रिंट में हमने स्टेटमेंट यूज किए थे, उसी तरह हम इनपुट के अंदर भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं यूजिंग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने एक वेरिएबल बनाया एन वन नेम का, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया। विदाउट इनपुट, इनपुट ओपन ही नहीं होगा ना एंट्री बॉक्स। अब इसमें डबल कोट सिंगल कोट के अंदर नाम लिखा, हमने लिखा इंटर इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, हमने यहाँ पे इंटर नेम किया, यहाँ पे नेम रन कराया, ठीक है। अब देखो जैसे हमने रन करा, देखो ये जो है ये जस्ट अ स्टेटमेंट है, जो एंट्री बॉक्स में लिखोगे वो स्टोर होगा एन वन में। एन वन में सिर्फ क्या स्टोर होगा, जो इस एंट्री बॉक्स में रखा होगा। सपोज करो एंट्री बॉक्स में हमने लिखा अभिषेक, और देखो एन वन की यदि मैं वैल्यू दिखाऊं आपको, तो एन वन की वैल्यू फिर क्या हुई होगी अभिषेक। डन, डन और नॉट डन। अब जैसे हमने लिखा एंटर योर एज, तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर योर एज। अब नोटिस करना ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 66, सॉरी चलो 24 लिख देते हैं। इतना तो पुराना नहीं भैया, ठीक है वो अलग बात है। आई एम स्टिल नॉट मैरिड, इतना चढ़ी ना काम यार, ये बेइज्जती लगने लगी अब तो। वो सही था, इंटेक के बाद जो प्लेसमेंट हुई थी ना, तो पहला रिश्ता आया था, कर लेना चाहिए तो उसका अब सोच कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बस है, चुप, बस यहाँ देखो, यहाँ पे देखिए, चुप, यहाँ पे देखिए 24 के आगे देख रहे हैं सिंगल कोट्स लगा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखो तो हमने एज जनरली लोग न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करता है ना, बट स्टिल यदि आप टाइप ऑफ एलिमेंट चेक करो तो ये इंटीजर दिख रहा है, सॉरी स्ट्रिंग है। हमने तो इंटीजर यूज किया था ना, क्योंकि इन फ्यूचर में सपोज करो मुझे यूज करना है इसको, जैसे 10 ईयर ऐड करना है, माइनस करना है, वट एवर थिंग्स, तो इसमें इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए था ना। तो आप देखो जब भी आप यूजर से इनपुट लोगे तो बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू को इसमें एक्सेप्ट करता है इंटीजर, बाय डिफॉल्ट किसमें करता है स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट। तो इसको यदि आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमने पढ़ा था क्या टाइप कास्टिंग, इंटीजर से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये सब लोग। तो अब ये क्या बन गया, देखो ये इंटीजर बन गया ना यहाँ पे, देखो डन। तो यदि मुझे इंटीजर चाहिए था तो ये अलग से एक लाइन ना लिख के हम उसकी बजाय क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ भी तो लिख सकते थे यस और नो। तो ये लाइन समझ में आई आप सभी को। हमने क्या किया कि यूजर से अलग से मतलब इनपुट लेके अलग से टाइप कास्टिंग ना करा के, पहले यूजर यहाँ पे इंटर किया होगा अपना, वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आया होगा, उसी स्ट्रिंग सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा इंटीजर में, और फिर ये वैल्यू कहाँ शुरू होगी जाके इनपुट में। ये तीन स्टेप में हमारी वैल्यू आ रही है। तो आप देखो बाई डिफॉल्ट जैसे हमने यहाँ पे इंटर किया 45, तो देखो आ रहा है डन। यहाँ पे देखो इसकी इंटीजर डेटा टाइप भी बता रहा है और इन वन की वैल्यू भी क्या बता रहा है 40 है, परफेक्ट। अब एक चीज, जैसे हमें सपोज दैट देयर इज अ थिंग हियर कि जैसे हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था,
तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया कि यहां से हमने वैल्यू ले लिया, देखो इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे जनरली अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए दो इनपुट चाहिए ना हमें, तो हमें एक वेरिएबल df1 में स्टोर करेंगे और एक हमने क्या किया df2 में, दो वैल्यू स्टोर करा दिया, ठीक है। इंटर सेकंड नंबर दो स्टोर करा लिया। अब देखो दोनों क्या है, इंटीजर है, यहाँ पे वैल्यू दोनों df1 के अंदर क्या होगा, पहली वैल्यू स्टोर होगी, df1 के अंदर दूसरी वैल्यू, और इन दोनों का एडिशन करना था। तो एडिशन करा के हमने यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करा देंगे। ये हमने रिजल्ट के लिए कल की क्लास में कोड लिखा था, आप सभी को याद होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, सो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो गए कोई? df1 की जगह पे मैं n1 रख देता हूँ, इसकी जगह पे हमने n2। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, बताना यस। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया लेंगे और उसका यहाँ सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। देखो हमने कोड रन कराया, जब मैंने कोड रन कराया तो 45 इंटीजर एंटर किया और 20, ये दोनों वैल्यू इंटीजर थे और स्ट्रिंग थे, बट इंटीजर में कन्वर्टेबल थे कि कन्वर्ट होकर उसका सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। बट थिंग इज दैट कि हमेशा दोनों इंटीजर नंबर होगा, इसकी कोई गारंटी श्योरिटी है? जैसे हमने यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम 45 एंटर किया और दूसरी वैल्यू 20.5 एंटर किया, यानी कैन यू गेस कि व्हाट विल बी आवर आउटपुट? और आउटपुट क्या आना चाहिए, एडिशन में 60.5, बट यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। क्या एरर दे रहा है, बड़ा वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल्स। एक्चुअली इसलिए आ रहा है बेटा, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि देखो नहीं, देखो 45.6 ये स्ट्रिंग पहले से आया होगा, हमने यही इंटर किया था ना, 20.5 लिखा था, तो 21.5 पहले किस में कन्वर्ट हुआ था, पहले स्ट्रिंग में रहा था, और इसको कन्वर्ट किस में करना चाह रहे हो आप, इंटीजर में, और ये इंटीजर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है। देखो ये एरर है, यही एरर था ना वहां भी। ये कन्वर्ट किस में हो सकता है, सिर्फ फ्लोट में हो सकता है, क्योंकि जी समझ गया है। तो हमें वहां पर इंटीजर की जगह पे क्या लिखना चाहिए था, फ्लोट। तो क्या ये आपको पता भी है कि जैसे कितनी कैसे कोड लिखोगे कि इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, फ्लोट और के लिए, दोनों कितनी कोड लिखोगे? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको कि मैंने क्या चीज, किस चीज को रिकॉग्नाइज करा रहा हूँ आपको? अनुकूल बना रहा है पक्का, आ रहा है अनुकूल? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे हम फ्लोट तो लिख के भी काम चला लेंगे, बट इन फ्यूचर में दोनों फ्लोट हुआ, पॉसिबल होता, तो हम कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते फिरेंगे? इससे बेटर क्या है कि वी हैव अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड इवैल, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएट। एक्चुअली वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है दिस इज इंटीजर, दिस इज फ्लोट, दिस इज स्ट्रिंग। मतलब कि क्या, हम इस चीज को यदि इवैल को दें, हम फ्लोट को ना दें, इवैल ऑटोमेटिकली समझेगा कि ये क्या है, फ्लोट है। देखो ऑटोमेटिकली इसको बेटा कन्वर्ट कर दिया फ्लोट। यदि आप यहाँ पे इंटीजर देते तो भी ऑटोमेटिकली समझ जाता कि क्या है, इंटीजर। देख रहे हो आप, यदि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स देते तो स्टिल इसके अंदर एबिलिटी थी क्या समझने की, ये क्या है, स्ट्रिंग। इवैल में बट वैल्यू डालते किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग में। जैसे कि हम इवैल के अंदर ये सिर्फ ये इतना यूज नहीं है इवैल का, इवैल इज रियली पावरफुल। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप एक्सप्रेशन लिख दो, उसको भी वैल्यूएट समझ जाएगा कि ये क्या है, एक्सप्रेशन। जैसे देखो 5 + 3² 2 प्लस +2 इंटू ब्रैकेट में 5 + 2। देखो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, इस पूरी एक्सप्रेशन को पाई, ये वैल क्या समझेगा कि एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया, 28 आ रहा है। बट यदि आपने इसको हटा दिया, यदि इसको आउटपुट डायरेक्टली एक्सप्रेशन में दोगे, यहीं पे नहीं समझ पाओ। मतलब वैल के अंदर हमेशा किस फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा वैल्यू? देखो यही एरर आ रहा है ना, आर्गुमेंट मस्ट बी इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में होना चाहिए, बाइट्स में होना चाहिए, बस यही दो अलाउड। और इनपुट बाय डिफॉल्ट किस में आता है, स्ट्रिंग में। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट इनपुट किस में लेता है, और इवैल को चाहिए क्या, बोथ आर मेड, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, नहीं? तो देन वी सिंपली यूज हियर इवैल। आप ज्यादा ना हो रहे हैं, हाँ, आप ज्यादा हो जाते हैं बीच बीच में, सीरियल वाले भाई साहब। तो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, इवैल। अब देखो 45.6 हमने एंटर किया, या हमने इंटीजर, ऑटोमेटिकली हमारा सारा है ना। मीन्स नहीं बेटा, आपका जो वैल्यू होगा ना, जैसे ये इसका फ्लोट बनाएगा और ये इंटीजर, आप ऐसे ऐसे बताएगा, मतलब अपने आप वो डिसाइड कर लेगा। बट ध्यान रखना है कि इनपुट किस फॉर्मेट में जाना चाहिए, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब थिंग इज दैट, देखो एक क्वेश्चन और आपका आना चाहिए, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे हमने यहाँ पे यूजर का नेम की जगह पे हमने यूजर का हम जैसे इवैल लगा रखे हैं,
ठीक है, और हमने यूजर का नेम की जगह, नंबर की जगह पे हमने कहा कि अपना नेम बताओ फर्स्ट। तब यूजर यहाँ पे वैल लगा रखा है, तो आपको यूजर सीधा लिखेगा राम। बस ये नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, और स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो कि वैल डायरेक्टली एक्सक्लूड करेगा, यहाँ पे आपको डबल कोट्स लिखना चाहिए। हाँ, अब ये N1 इसको स्ट्रिंग समझेगा। देखो यदि मैं टाइप दिखाऊं, तब यहाँ क्या समझेगा, ये सिंपल स्ट्रिंग। देख रहे हो ना ये। बट मतलब ओवरऑल क्या कर सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में डेटा डालने उस फॉर्मेट में डायरेक्टली डाल दें। जैसे अभी हम यदि राम ऐसे डाल दिए होते तो फिर एरर आ गया, क्योंकि राम से है। ये हम बताएंगे ना यूजर को, डेवलपर भाई साहब, इसमें बैल लगाए, वो तो हम हैंडल करेंगे ना अपने तरीके से। अभी तो आपको बनाना सिखा रहे हैं, हम यूजर को बताएंगे कि आपको क्या एंटर करना है। डबल कोट हम लिख नहीं सकते एक मैसेज और एंटर योर इन नेम इन ना सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। बट यदि चाह रहा है यूजर कि नहीं मुझे, मैं बिल्कुल वो हूँ, मैं डबल कोट्स में डाल ही नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, आपके लिए स्पेशल एक बना देता हूँ, हटा देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, लोग खुश रहो। अब यूजर जैसे एंटर करे कर ले, नहीं, और हम आगे जाके चेक कर लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे यदि यहाँ पे N1 की वैल्यू बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, तो हम उस पर वर्क करेंगे। यदि स्ट्रिंग नहीं है तो हम आगे चेक कर लेंगे कन्वर्ट उसको। नहीं, हम करेंगे सब सारी चीजें, आपको माइंड में आया, अच्छा लगा, डन। यहाँ तक सबको समझ में आया इवैल का यूज। इवैल इज रियली रियली लाइक मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस। अब देखो एक चीज देखो, आप ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, हमने प्रिंट के अंदर फॉर्मेट फंक्शन तो यूज कर पा रहे हैं, क्या इनपुट के अंदर फॉर्मेट फंक्शन पॉसिबल है? जैसे मैं चाहता हूँ कि यूजर का ना यहाँ पे नेम इनपुट लूं, तो नेम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग। तो अभी से ये इतनी दिमाग को घुमाना ही नहीं है, यदि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट हमें यूज करना है, उसको डायरेक्ट इनपुट ले लो, कोई मतलब ही नहीं वैल्यू यूज करने का। यस और नो? तो यहाँ पे यूजर को मैसेज किया, डियर यूजर प्लीज एंटर योर नेम। बहुत पढ़ेंगे, टीजीएल वाले समझते हैं टेक्निकल चीज। एंटर योर नेम, वहां आप नहीं समझ सकते। तो अब जो नेम वो वेरिएबल है जहां यूजर ने अपना नेम इनपुट किया, किस फॉर्मेट में किया, स्ट्रिंग। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक और मैसेज दूं, डियर यूजर की जगह पे यूजर का नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे यूजर ने अपना नेम एक बार एंटर कर रखा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूजर अपना क्या एंटर करे, नेम। अब यहाँ पे यूजर का यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वो हमने यूजर ने अपना नेम एंटर किया मनोज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डियर मनोज इंटर फर्स्ट नंबर। अगली बार फिर से मैसेज आया यही वाला कि डियर मनोज इंटर योर इंटर सेकंड नंबर, ऐसा कुछ चाहिए। और मैं यहाँ पे चाहिए था मुझे कि डियर फाइंड फॉलोइंग आउटपुट। तो यहाँ पे तो ये तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर पता है कि आपको लग जाएगा। क्या इनपुट फंक्शन के अंदर फॉर्मेट फंक्शन काम करता है? ऑब्वियसली करता है। ये 3.9 के बाद से अपडेट आया, पहले हमारा यूज नहीं करते थे, इनपुट फंक्शन के अंदर हमारा फॉर्मेट फंक्शन काम नहीं करता था। और जब से 3.9 आया ना, तो देखो जैसा प्रिंट में लगाते थे वैसे इसमें भी लगा पा रहे हैं, सेम थिंग। अब देखो कैसे होगा, डियर यूजर एंटर योर नेम, यूजर ने एंटर किया माय नेम इज विनोद, डियर विनोद एंटर फर्स्ट नंबर, विनोद एंटर किया 89.5, डियर विनोद एंटर सेकंड नंबर, यूजर ने एंटर किया 45.2, डियर विनोद फाइंड द फॉलोइंग आउटपुट, फाइंड द फॉलोइंग, यहाँ पे स्लैश इन और होना चाहिए था एक, इन डियर मुन्ना, डियर मुन्ना अरे यार डियर मुन्ना के बाद नेक्स्ट लाइन नहीं आ रहा, कालीन सेकंड नंबर नहीं, अब ठीक है, डियर कालीन फाइंड द फॉलोइंग, परफेक्ट। ये था इनपुट आउटपुट। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बिल्कुल ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ आप। अब इनपुट आउटपुट फंक्शन में कहीं से कहीं तक डाउट रह गया तो बताओ आप। बिल्कुल ही रियली इजी, रियली सिंपल, आप कैसा भी इनपुट कैसा भी आउटपुट प्रिंट करा दोगे यूजर को। नहीं, यस और नो? क्या लगता है, करा लेंगे यस और नो? तो दिस इज द यूज ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन, यही था हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन। यहां से मैं आगे मूव कर रहा हूँ, दैट वन इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो ये सब चीजें जो थी सबको आता है, फंडामेंटल ये हमें आना चाहिए था, जो मैंने आपको बेस बनाया। इस बेस के भी यहाँ पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि ये बेस आपका स्ट्रांग नहीं हुआ ना, तो आगे ऊपर जो हम काम करेंगे बेस की, वो आपके लिए बिल्कुल टफ हो। तो हम कल के बाद से आप अपने आप देखना शुरू कर देना, भीड़ कमती जाएगी, और अगले 2 वीक में वही बच्चे रह जाएंगे जिनका बेस स्ट्रांग।
तो हम अब उस टॉपिक की ओर चल रहे हैं जो पाइथन का बैकबोन है। आज जितने लोग हैं हम इतने डेली आना है, क्योंकि यदि ये छूट गया ना तो पाइथन पढ़ने का कोई सेंस नहीं रहा। यदि आपने ये इतना पीछे का किया और ये नहीं किया तो पहले आपने जो किया ना उसको कोई सेंस ही नहीं बनता, पढ़ा ना पढ़ा। क्योंकि अभी जो यूज होगा ना बेटा, ये डेटा साइंस में भी यूज होना है, डेटा एनालिसिस में यूज होना है, क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब जहां पाइथन यूज करोगे ये पार्ट यूज होगा ही होगा। और एक पार्ट के बाद मैं बता दूंगा कि इतने के बाद डेटा एनालिसिस में यूज होगा, और ये आपका डेवलपमेंट में बता दूंगा। बट ये सबके लिए कॉमन है, इसलिए ध्यान से पढ़ना ये टॉपिक सभी को, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, सभी लोग ध्यान से समझे। तो वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक that is called control statement. This is a really new topic, control statement. Or according to me this is the backbone of Python. This is really back, अब इसकी पूरी पाइथन डिपेंड करती है। और जिसकी कंट्रोल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है ना, तो वो मतलब समझ लो पाइथन में बेटर करेंगे, उम्मीद ही नहीं रख सकते बेटर करने। तो हमें कंट्रोल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सो हमें कंट्रोल स्टेटमेंट को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे और थोड़ा टाइम इसकी ज्यादा देंगे कंपेयर टू अदर टॉपिक, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कुंदन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अब अभी आपके सामने जो नहीं हुआ था ना वो होने वाला। सो अभी 10 मिनट और रुक के फिर बात करेंगे आपसे। वी आर मूविंग टू अनदर वन, कंट्रोल स्टेटमेंट। यूज क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट का, ये समझो पहले, क्योंकि हर एक टॉपिक का मैंने पहले आपको यूज केस बताया है। तो इसके बिना काम चल तो रहा था, इतने सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर तो पा रहे थे, फिर कंट्रोल स्टेटमेंट की यूज क्यों पड़ गई, क्या जरूरत है इसकी, वो समझिए। जैसे देखो होता क्या है बेटा, जैसे हमने, जैसे सपोज करो, जैसे आपने एक मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग की है, और मैं चाहता हूँ कि इस कंडीशन के भी यहाँ पे सुनना ध्यान से, मैंने एक यहाँ पे कंडीशन दिया, जैसे n1 की वैल्यू दिया, n1 की वैल्यू यदि जीरो है, लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटा है, यदि जीरो से छोटा है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, और यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो, और कंडीशन यदि फॉल्स हो जाए तो ए ना एग्जीक्यूट हो, कि क्या एग्जीक्यूट हो, लाइन बी। तो आप देख रहे हो कंडीशन के भी हाफ, और जब बी एग्जीक्यूट हो उस समय ए एग्जीक्यूट ना हो, एक बार में एक एग्जीक्यूट होता है नहीं। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हूँ, सुनना आप ध्यान से। जैसे मेरा कंसर्न है ये है कि हमने ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग की है, और उस कंडीशन के भी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लाइन ए एग्जीक्यूट हो, लाइन बी एग्जीक्यूट हो, लाइन सी एग्जीक्यूट हो। तो यदि ये कंडीशन हमारा ट्रू हो तो लाइन ए एग्जीक्यूट हो, और यदि ए और बी एग्जीक्यूट हो, बट कंडीशन यदि फॉल्स है उस केस में ए और बी एग्जीक्यूट ना होगी, क्या एग्जीक्यूट हो। बट आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि पाइथन का जो कंट्रोल है वो ऐसे मूव करता है, हर एक लाइन, किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। बाई नेचर बाई डिफॉल्ट पाइथन का जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम और लाइन बाई लाइन। तो फिर ये किसी भी लाइन को स्किप करने का पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, पाइथन तो ये चीजें करता ही नहीं, नेचर ही नहीं है उसका। समझ में आ रहा है? तो फिर, और ये हमें रिक्वायर्ड होता है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कहा, यदि n1 की वैल्यू जीरो से छोटा है तो उसको कहो निगेटिव नंबर, और यदि निगेटिव का हो तो वो नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता, और यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों हो। तो इस केस में कैसे काम करेगी, इसलिए हमें किसकी नीड पड़ती है, कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, आपके कंट्रोल को, मतलब आपके जो इंटरप्रेटर में कंट्रोल है उसको कंडीशन के बिहाफ पे कंट्रोल करता है। मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट हेल्प अस टू फ्लो द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज है, दूसरा सिनेरियो देखिएगा, दूसरी सिनेरियो देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा, और इस कंडीशन के भी यहाँ पे चाहते हैं, हमने मल्टीपल लाइन यहाँ पे लिखा कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो, ये जो लाइन है ये टॉप एग्जीक्यूट होते रहे, मतलब हमारा एक बार कंट्रोल यहाँ पे आया, अगेन टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम होता रहे। कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। जब जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाए यहाँ से सीधा ये बाहर हो जाए। बट जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक हमारा कंट्रोल लेफ्ट टॉप से बॉटम पे आया, बॉटम से अगेन टॉप पे गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है पाइथन में। कि पाइथन का नेचर आपने क्या देखा कि यदि वो यहाँ आ चुका है तो ऊपर नहीं जाएगा, और फिर नीचे ही ऊपर जाएगा। ये सुनो, तो इस तरह की वर्किंग करनी है। देखो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कि मल्टीपल लाइन को मल्टीपल टाइम रिपीट करना टॉप टू बॉटम, इसको हम रिपीटेशन कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो लाइन है इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करें, यही कह रहा हूँ ना ओवरऑल। दिस रिपीटेशन इज कॉल्ड इटरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इटरेशन। ये वर्डिंग का ध्यान रखिएगा, तो मल्टीपल टाइम एक ही चीजों को रिपीट करना, दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। और रिपीटेशन होता कैसे है, इस रिपीटेशन को हम इटरेशन कहते हैं। टेक्निकली दिस इज कॉल्ड इटरेशन।
और इटरेशन हैपेंड बाय द हेल्प ऑफ इटरेटर्स। इटरेशन किसके थ्रू होता है? इटरेटर्स के थ्रू। अरे काम कौन करता है? काम करने वाला। इटरेशन कौन करवाएगा? इटरेटर्स। इटरेशन कौन करेगा? इटरेटर्स। तो हु इज इटरेटर्स व्हिच हैव एबिलिटी टू इटरेट द कोड? नहीं। तो आपके जो ये जो इटरेटर्स मेनली पाइथन में दो पढ़ोगे आप। मतलब ये लाइक ऑफ इटरेटर्स हैं, जैसे इस तरह के इटरेटर्स हैं। तो व्हाइल एंड फॉर पाइथन में क्या है? एक तरह के इटरेटर्स ही है। समझ गए आप? और अब आगे हम पढ़ेंगे तीन कीवर्ड हम पढ़ेंगे। इटरेशन समझ में आ गया होगा, इटरेटर समझ में आएगा, एक होता है इटरेबल। अब हर एक डेटा टाइप इटरेबल नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड डेटा टाइप है जो होते हैं इटरेबल। जो इटरेबल कौन कौन से होते हैं, कौन नहीं होते, हम पढ़ेंगे। इटरेबल और नॉन इटरेबल दो तरह के डेटा टाइप। जैसे हम प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पढ़े, जैसे हमने म्यूटेबल इम्यूटेबल पढ़ा, उसी तरह के हम ये भी पढ़ेंगे, इटरेबल और नॉन इटरेबल। नॉन इटरेबल कौन कौन से होते हैं वो जब हम करेंगे तो देखेंगे। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ इसको, इस पर्टिकुलर टॉपिक का पढ़ने का? सबको आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? So we are moving to next topic that is called controller statement. Anyone asked you what is the controller statement? Then you can clearly say this it is a statement that help us to control the flow of execution. लाइन में कहीं से कहीं तक कोई डाउट? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये कंट्रोलर स्टेटमेंट में दो पार्ट है, एक को कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें हमने पहले वाले एग्जांपल में नहीं बताया था कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ए एग्जीक्यूट हो, यदि कंडीशन फॉल्स हो तो बी। वो होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पाइथन में दो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, इफ, एलिफ, एलिफ और एल्स, ये तीन हैं कह सकते हो। और इसी तरह से पाइथन में हमारे पास लूप है जो इटरेशन करवाते हैं। इटरेशन में दो लूप यूज होते हैं मेनली, कौन कौन से? व्हाइल लूप और फॉर लूप। ये आपको इटरेशन में हेल्प करेंगे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। और कुछ कीवर्ड लिख दे रहा हूँ जो आपको हम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हम बताएंगे भी। एक होता है इटरेशन, इटरेशन समझ में आया होगा, इटरेटर, इटरेटर्स। और एक होता है इटरेबल, समझ में आए ये? और नॉन ये भी बताना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। नहीं, दीपक लिखना पड़ेगा क्या? कहो तो लिख देंगे बेटा, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नॉन इंटरव्यू समझ में आया हमें? तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज की टॉप क्लास में। मतलब इतने सारे तो नहीं, बट कुछ लेवल तक करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट की देखो लॉजिक कैसे वर्क करती है वो ध्यान से देखना। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स कैसे वर्क करता है ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे लिखा इफ कीवर्ड है, इसके बाद हम कंडीशन मेंशन करते हैं। कंडीशन मल्टीपल दे सकते हैं, जैसे हमने लिखा कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन। अच्छा, मल्टीपल कंडीशन कनेक्टेड कैसे होंगे एक दूसरे से? ऑपरेटर के थ्रू। जैसे आपने पढ़ा था क्या, एंड और नॉट, इनके थ्रू कनेक्टेड होंगे। और मल्टीपल कंडीशन देने के बाद आपको वी नीड टू राइट हियर कोलोन। कोलोन के बाद एंटर करोगे, एंटर करने के बाद देखो हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे बस स्टेटमेंट लिखोगे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। देख रहे हो ना ये? और देन देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा चीजें मैंने क्या कहा। देखो, आप एक लाइन को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो? ये जो हमने यहाँ से भी तो लिख सकते थे ना स्टार्टिंग में। ये बीच की वन टैब का स्पेस है, एक टैब हमने एंटर कर रखा है। इस इंडेंटेशन में जो भी लिखोगे दैट इज द पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक, उसको क्या कहते हैं? इफ ब्लॉक का पार्ट है। पाइथन इंडेंटेशन फॉलो करता है क्योंकि बाकी लैंग्वेज में करली ब्रेसेस लिखा होते थे, ये राउंड ब्रैकेट होते थे, इन सब चीजों की वजह से। जैसे बाकी लैंग्वेज में यहाँ के बाद ब्रैकेट ऐसे लिखना पड़ता है, यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। तो ये जो करली ब्रेसेस है वो ब्लॉक को इंडिकेट करते हैं। पाइथन में ब्लॉक को इंडिकेट कौन करता है? इंडेंटेशन। इस इंडेंटेशन में जो भी लिखते चले जाओगे दैट इज द पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक। समझे आप? तो इफ ब्लॉक में जो भी लिखोगे उस पे इस कंडीशन का इंपैक्ट होगा। यदि ये सारे कंडीशन ट्रू होंगे देन दिस पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा, हमारा कंट्रोल यहाँ से सीधा जंप करेगा बाहर आएगा। है समझ में? तो इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? व्हेन अवर कंडीशन इज ट्रू। एक ही चीज ध्यान रखिएगा हमेशा,
जैसे कि हमने लिखा, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लिखा n1 की वैल्यू दिया 10, ठीक है। और मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ, इफ n1 इज लेस देन 0। और मैंने यहाँ पे लिखा, एक इंडेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये कितने का इंडेंटेशन है? 1 टैब का। 1 टैब। प्रिंट n1 इज अ नेगेटिव नंबर। प्रिंट दिस इज पाइथन क्लास। प्रिंट दिस इज ऑल्सो पाइथन, दिस इज ऑल्सो सिंसियर क्लास। हंसना मत कोई। प्रिंट, समझ रहे हो ना आप कुंदन? थैंक्स एंड रिगा, अभी अब समझ में आ नहीं आएगा तो पूछेंगे हम आपसे। तो हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखो, ये आउटपुट थोड़ी देर के लिए हाइड कर दे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने, कोई कोई किसी को मेंटली आप मत लेना, एक्चुअली मैं जस्ट वर्ड ही लिखा हूँ, कोई अपने उस पर मत लेना कि ये ऐसे वर्ड क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअली जस्ट वर्ड है समझाने के पर्पज से। तो मेरे माइंड में जो आ गया मैं यहाँ पे लिख दिया, ऐसे कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे मोहन श्याम कुछ भी समझ। तो देखो यहाँ पे बेटा, ये जो इंडेंटेशन है, इस इंडेंटेशन, ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि देखो ये जो इंडेंटेशन यहाँ तक का, ये सिमिलर इंडेंटेशन है। ये जो कोड है, ये यदि अभी कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स बताओ। n1 की वैल्यू क्या है? 10। तो 10 जीरो से छोटा है, बताओ। तो ये ट्रू कैसे हो गया? False हुआ ना। तो ये कंडीशन जब ट्रू होता तब ये एग्जीक्यूट होती है, ये वाली लाइन। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो हमारे इसमें से कोई भी आउटपुट अभी नहीं आने वाला है। हमें आउटपुट क्या आएगा? ये। बट आप ध्यान से देखो, ये वाले तो इसी लाइन का कोड था ना, तो क्या ये वाला आएगा, प्रिंट होगा? नहीं। समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे, जैसे देखो, ये तो एक ही लाइन में लिखे हुए सारे कोड, बट ये अलग लाइन में, देख रहे हो ना, ये अलग लाइन है इसका। ना दिख रहा क्या पूर्वी? ना दिखा तो बताना बेटा। अब दिख रहा है? थोड़ा ठीक ज्यादा दिख रहा होगा अब देखो मैंने क्या किया, सो समझिएगा कि देखो, अब ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक इंडेंटेशन में लिख रहे हैं, तो देखो ये वाला तो पूरा इफ ब्लॉक का पार्ट है, तो क्लियर दिख रहा है सबको। ये इफ ब्लॉक के पार्ट नहीं है क्योंकि इस इंडेंटेशन से बाहर लिखा हुआ है, इस लाइन में नहीं लिखा हुआ है। और ये तो इसी लाइन में है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो क्या ये इफ ब्लॉक का पार्ट है? नहीं, ये इसका, तो फिर ये किसका पार्ट है? किसी का पार्ट नहीं है, एरर आएगा। क्योंकि देखो, एक बार यदि हमारी सीक्वेंस ब्रेक हो गई ना, अगर एक बार इंडेंटेशन ब्रेक हो गया तो उस इंडेंटेशन में लिखने के बाद भी वो इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं बनता। जैसे देखो, हमारा इंडेंटेशन यहाँ पे ब्रेक, यहाँ भी हो रहा था, यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा था, बट इसमें किसी चीज की इंटरप्शन नहीं थी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। जैसे ब्रेक तो यहाँ भी हो रही थी, बट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी ब्रेक होकर फिर वापस हो रही है, बट यहाँ पे ब्रेक इस बार इस तरह से हो रही है कि इसमें ऑलरेडी कुछ हुआ है स्टेटमेंट। तो एक बार यदि इंडेंटेशन इंटरप्ट हो गया तो फिर उस लाइन में अगेन कोड नहीं लिख हो पाएगा। समझ गए आप? तो अभी ये हमारे एरर आएंगे, इसको हम हटा देते हैं, ये हम लिखेंगे तो हमें एरर आएंगे। तो अभी हमें मैसेज में क्या आने वाला बताइए? अभी आउट हमें क्या आने वाला है? ये पूरी लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कुछ भी आउट नहीं आएगा आउटपुट। क्यों नहीं आएगा पूर्वी? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है ना बेटा। 10 जीरो से छोटा लग, क्यों लगता है आपको? बड़ा लगता है क्या? n1 की वैल्यू यहाँ पे 10 जीरो से छोटा है नहीं ना? तो नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गया ना। तो फॉल्स होने के बाद ये वाली लाइन एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें सिर्फ मैसेज क्या मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? थैंक्स एंड रिगार्ड्स के इस लाइन में जो भी लिखोगे सब कुछ होगा। आउट ऑफ इफ ब्लॉक। चुप रहो तुम एक सेकंड यार। नहीं, चुप रहो तुम। देखो ये मैसेज आ गया ना, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। और आउट ऑफ इफ ब्लॉक आ रहा है, अरे आईडी ब्लॉक क्यों आ रहा है? ठीक, इतनी चीजें समझ में आ रही है? अभी देखना, यदि मैं -10 लिखा, देन कैन यू गेस व्हाट विल योर आउटपुट? अब -10 में क्या होगा, सब लोग बताइए। अब ये भी कंडीशन ट्रू, ये तो पूरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये तो क्लियर है। ये तो और ये तो होना ही था क्योंकि ये तो इफ ब्लॉक के ना, ये इफ ब्लॉक का पार्ट ही नहीं है।
तो इफ ब्लॉक के ये जो कंडीशन है ट्रू हो या फॉल्स हो, इस पे कोई इंपैक्ट होना ही नहीं इस कंडीशन का, तो ये तो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं, ये सुन लो। वो तो आपकी इस बाउंड्री की बात है ना, इस बाउंड्री में आग लगी है तो इस पे असर होगा नहीं लगी, मतलब मेरा कहने का सेंस है, ये कंडीशन ट्रू है तो इस पे ये वाली एग्जीक्यूट होगी, यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये आउटपुट इस पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है, दोनों का लाइन का है ना बेटा। तो हमें आउटपुट अभी क्या आने वाला है सारा, सारा ना माइनस 10 इज नेगेटिव नंबर, दिस इज पाइथन क्लास, दिस इज आल्सो, समझ में आया? क्या समझ में नहीं आ रहा? अभी तो शुरू भी ना हुआ सीजीएल। मैं जब पॉजिटिव होगा तो उसमें ये दो थैंक्स होने का। मैंने सिर्फ एक बात बोला, बात को आप अपने मन पे इन्फ्लुएंस मत होइए और दूसरे की बात पे। हमने सिर्फ एक बात बोला कि इस इंडेंटेशन की जो चीजें हैं कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये ट्रू होगा। इसकी बात हमने कुछ बोला, तो आप हाइपोथेसिस क्यों कर रहे हैं? सर प्रिंट तो वही 1% रिगार्ड और आउट। मैं इसकी बात कुछ नहीं बता, मैं कहा कि ये जब कंडीशन ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये कंडीशन इसके ट्रू और फॉल्स होने पे कोई भी इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। ये ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट होगा बेटा, फॉल्स होगा ये इंडेंटेशन से बाहर है। यही तो हाइपोथेसिस में समझा, हाइपोथेसिस मत कीजिए, हमने आपको क्या समझाया कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस ब्लॉक पे इंपैक्ट होगा, और उस इस ब्लॉक पे क्यों, क्योंकि एक इंडेंटेशन में है, मतलब एक स्पेस के बाद है सारी, नहीं इसलिए। समझ में आया कुंदन अब? बस। तो अब एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जैसे देखो, अब हमने एक चीज डिसाइड कर लिया क्या, कि जब कंडीशन ट्रू हो तब यही लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये तो हमने फिक्स कर दिया। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये चीज फिक्स है। बट अभी तक हमने एक चीज नहीं फिक्स किया कि जब कंडीशन ट्रू हो तब तो एग्जीक्यूट ये हो गया, ये फिक्स है। बट कंडीशन जब फॉल्स हो रहा है तो हमने ये नहीं बताया कि जब कंडीशन फॉल्स हो तभी ये होना चाहिए, तो अभी कोई भी नहीं फिक्स हुआ। ये सुन लो, क्योंकि ये लाइन तो कंडीशन ट्रू होने पे भी प्रिंट हो रहा है, ये वाली लाइन कंडीशन फॉल्स होने पे भी हो रहा है। तो अभी हमने कंडीशन फॉल्स वाले के केस में नहीं किया, तो ऐसे सिनेरियो के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी हैव अनदर वन इल्स। तो इल्स कैसे वर्क करता है, जब ये कंडीशन फॉल्स है तभी वर्क करेगा इल्स। बाय डिफॉल्ट इल्स क्या करता है, फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, मतलब यहाँ पे हमारा कंट्रोल कब आएगा इल्स के अंदर बताओ, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा हमारा इल्स में आएगा ही नहीं कंडीशन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखो यदि n1 जीरो से बड़ा है मतलब क्या हुआ, n1 पॉजिटिव नंबर है, यदि जीरो से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव नंबर है ना। देन और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट इल्स ब्लॉक। अभी देखो फिर से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे पता है, कुछ नोट ऑन। अब देखो सुनो ध्यान से सब लोग, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तब हमारा कंट्रोल सिर्फ ये लाइन को प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद इंच में जाएगा नहीं, तो यहाँ से सीधा बाहर आएगा और उसको क्या मिलेगा, ये दो लाइन प्रिंट करेगा, ये दोनों प्रिंट करेगा, मतलब कंडीशन ट्रू होने पे ये और ये आउटपुट होगा। यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा ही नहीं, वो सीधा यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, एल्स में ये प्रिंट करेगा, और ये तो प्रिंट होना ही है क्योंकि तो ना इफ के पार्ट है ना इल्स के पार्ट है, तो बाहर है नहीं फिर से। समझ में आया आपको? अब ये कंडीशन जब फॉल्स होगा ना बेटा, तब कंट्रोल यहाँ पहुंचेगा आपका। कंट्रोल मतलब एग्जीक्यूशन, जैसे शुरू यहाँ से होता है ना, पहले ये लाइन में फिर ये लाइन में, और ये लाइन में यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर जाएगा, यदि फॉल्स हुआ तो यहाँ से सीधे कहाँ आएगा, यहाँ पे। और ये जो बाहर है, ये जो बाहर है, ये ये कब एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होगा तब भी होगा, फॉल्स होगा तब भी। काम क्या है, नहीं काम है तो जो चीज नहीं होता, हमारे कान के ऊपर ही पार्ट की जरूरत नहीं, वैसे कोई है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे बॉडी में, हम समझाने के पर्पज से आपको कर रहे थे। बहुत लोगों को ना ये फिर समझ में आ जाता है, ये बाहर का ब्लॉक समझ नहीं आता, समझ में आया ना, बिल्कुल क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको, इसलिए लिखा, अब समझ में आया आपको? तो देखो अभी हमारे आउटपुट का क्या होप है, आप बताओ, अभी हमारा आउटपुट का क्या होप है, बताओ हमें क्या आउटपुट आएगा, यही आएंगे ना हमें, ये निगेटिव नंबर और ये आएगा, समझ गए नहीं समझ गए? देखो ये ऊपर वाले लाइन आ रहे हैं और ये नीचे के दो आ रहे हैं, डन। इवन वन मोर थिंग्स, अब बताना बेटा, जब मैं यहाँ पे माइनस को हटा दी तब कौन से आउटपुट आएंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, अब यहाँ सीधा एल्स, तो ये सारे प्रिंट होंगे,
और ये भी आएंगे। समझ में आया नहीं आया बताओ सब लोग। डन हो गया ना सबको, क्लियर है रीफिल्स का यूज। तो बस यहीं पे एक ना क्वेश्चन कर लीजिए आप कुंदन जी सब लोग, राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। इवन है या ऑड है, बस बहुत आसान है। इवन कब कहते हैं, जब कोई नंबर में टू से डिवाइड करो। सुनिएगा ध्यान से, बता दो ना, बच्चों बच्चों को पता नहीं। किसी भी नंबर्स में यदि टू से डिवाइड करो और यदि रिमाइंडर जीरो आ जाए, उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। नहीं, हमें मोटा मोटी बात क्या है, जैसे एन हमने लिया, एन की वैल्यू क्या है 14, तो जब तक जी रिमाइंडर जीरो होना है उसे इवन नहीं करेंगे। मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए बता सकते हो, किसी वैल्यू किससे डिवाइड करना है, टू से। तो कौन सा डिवीजन यूज करना है, मॉडुलस डिवीजन। मॉडुलस डिवीजन ही क्यों, कि हमें रिमाइंडर से, मेरा रिमाइंडर मेन पॉइंट रहा है कि रिमाइंडर यदि जीरो आएगा तो रिमाइंडर इज इक्वल इक्वल टू जीरो। नहीं यही लिखोगे ना, करो कोड फटाफट करो। छापने में लग गई ना फिर। ये बेटा हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप तो क्वेश्चन, ये क्या लाइन का कोड है, ये फिर दो दो लाइन है, इसमें कंडीशन लिख दो। हो गया, हो गया। यूजर से इनपुट लेके करना, करो आप भी कुछ करो, यूजर से इनपुट ले लेना है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी करिए, सब लोग करिए, ट्राई करिए। देखो सिंपल, जैसे आपको सिंपल ऐसे देखो, सिंपल एन से एक वेरिएबल लिया जहां पे वैल्यू स्टोर कर लिया, या फिर सबसे बेटर क्या है, यूजर से इनपुट ले लो। नहीं बात वही हुई, इनपुट लेना ज्यादा बेटर है। इनपुट हमने यहाँ पे मैसेज दिया, डियर यूजर इंटर नंबर टू चेक इवन ऑड, यही ना, इवन आउट चेक करने के लिए नंबर यूजर्स में नंबर। अब यहाँ पे चेक करें, इफ एन की जो वैल्यू है टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आ जाए, यहाँ इसका कोड का मतलब समझे, एन मॉडुलस डिवीजन बाई टू, ये आउटपुट क्या लेके आएगा, हमेशा रिमाइंडर। अरे पढ़े नहीं थे क्या ऑपरेटर वाले टॉपिक में। तो यहाँ यदि रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, इवन नंबर। तो इफ ब्लॉक में यहाँ लिखना था ना, इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट लगा देंगे। अच्छा ये स्पेस क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इफ ब्लॉक के अंदर चाहिए था। ये जब कंडीशन ट्रू हो तभी हम कहेंगे कि इवन नंबर, यस और नो। और इल्स में हम आए, यहाँ पे देखिए इल्स में आए, इल्स को कोई भी, अरे इस इफ के सामने इल्स लिखोगे ना, कोई भी इसमें मत रख देना, क्योंकि यदि इसमें रख देंगे तो इफ के अंदर चला गया ना वो तो। अब यहाँ पे
और ये वाली लाइन क्या कोई, अब देखो जैसे हमने अभी हमने लिखा इंटर किया 13, बताना आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा ना। देखो 13 इज ऑड नंबर, और ये समझ में आया सबको। जैसे ही हमने 12 लिखा, हमारा कंट्रोल कैसे वर्क कर रहा है बेटा, देखिएगा हमारा कंट्रोल कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई एन में। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लिखा हमने, 12। 12 मॉडुलस डिवीजन बाई 2, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अरे 12 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 0 बराबर 0, तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ से सीधा बाहर आया, एल्स में तो जाएगा नहीं। और यहाँ पे ये प्रिंट होगा, और क्या लिखेगा, थैंक्स एंड रिगार्ड। मतलब यहाँ आउटपुट इवन नंबर भी आने वाला है, एज वेल एज थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी आने। क्या सबको समझ में आई हमारी ये बात, आ रहा है ना ये सर। परफेक्ट। अच्छा एक चीज बताओ बेटा सभी लोग, क्या हमारे निगेटिव, सॉरी, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर भी इवन आउट होते हैं, निगेटिव नंबर भी इवन आउट होते नहीं होते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर भी इवन आउट हो सकता है, और निगेटिव नंबर भी इवन आउट हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप चेक करो कि नंबर इज, सुनो ध्यान से, हमें आउटपुट ऐसे चाहिए कि पहले कोई नंबर आया तो उसको चेक करना है कि ये नंबर इज पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव है तो फिर चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। यदि इवन है तो हमें बताएंगे कि दिस इज द पॉजिटिव इवन नंबर, और यदि वो ऑड है तो बताएंगे दिस इज द पॉजिटिव ऑड नंबर। यदि ये कंडीशन इवन ना होगा, सॉरी ये पॉजिटिव ना होगा, निगेटिव है, तो यहाँ पे आगे हम फिर से चेक करेंगे पॉजिटिव इवन है या ऑड है। यदि इवन है तो बताएंगे निगेटिव इवन नंबर, यदि ऑड है तो क्या बताएंगे, निगेटिव ऑड। तो कैसे करेंगे, पहले निगेटिव पॉजिटिव, मतलब हम देखो, मतलब कि मैं कह सकता, तुम आप लोग मेरे फ्लो में चलना। देखो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमने जैसे कि यहाँ पे लिया, और सबसे पहले हमें क्या चेक, यहाँ पे ये हटा दो, सबसे पहले हमने क्या चेक करना पड़ेगा कि इफ एन की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, 0 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। इसमें आगे हम क्या चेक करेंगे, इवन ऑड, ये चेक करना पड़ेगा हमें। ये सॉल्व नहीं, पूरे कोड को ऐसे यूज कर दो मैं सीधा, चलो लिख देता हूँ, इफ एन मॉडुलस डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0, तब हमें क्या करना था, ये कैसा इवन है, पॉजिटिव नंबर है पहले तो, और तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन, एन इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब बताओ क्या है, बस पॉजिटिव ऑड नंबर है ये। समझ में आया आपको यहाँ तक। और देखो अब मैं वापिस आता हूँ, तो अभी मैं कहाँ हूँ बताओ, इस इफ के करस्पॉन्डिंग हूँ, इस मेन इफ के करस्पॉन्डिंग हूँ। मतलब अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ बाहर, अब यहाँ पे अगेन मुझे ये चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन को एज इट इज हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब बताओ नहीं अब ये यदि कंडीशन ट्रू है मतलब ये क्या है, निगेटिव, और ये यदि कंडीशन ट्रू है तो मतलब निगेटिव, ये और नो। समझ में आया नहीं है सबको। तो अभी वैल्यू में लिखा 12, बताओ क्या आउटपुट आने, सबसे पहले एन की वैल्यू यहाँ पे साइन हुई, देखना ध्यान से, मैं समझाता हूँ इसको। देखो अभी सबसे पहले एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 12। यहाँ पे पहुंचा, 12 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पे अंदर घुसा, यहाँ पे एन को 12 को डिवाइड किया 2 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ। 12 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना होता है, 0। तो 0 बराबर 0 ट्रू है, ट्रू होते यहाँ पे आया, और क्या प्रिंट किया, इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ से तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से बाहर आएगा तो फिर उसको हिल्स मिलेगा, यहाँ से भी बाहर हो गया, और सीधा अभी यहाँ इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं हो, तो सिर्फ हमें क्या लिखेगा यहाँ पे आउटपुट आने वाला है, और पॉजिटिव इवन नंबर। देखो आ रहा है पॉजिटिव इवन नंबर। अब देखना ध्यान से, अभी हमने लिखा -12, तो अब आउटपुट क्या आएगा बताना। अब बताना यहाँ पे -12 हुआ, यहाँ पे -12 ग्रेटर देन 0, फिर भी बताना ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ इसके अंदर जाएगा, यहाँ से सीधा कहाँ मिलेगा इसको, इल्स के पास। तो अब यहाँ पे चेक करेगा, इसके अंदर गया, ये चेक करेगा, -12 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, रिमाइंडर 0 होगा, ये और नो। तो ये प्रिंट क्या पड़ेगा, और यहाँ के बाद इसको इल्स है तो जाएगा नहीं, इससे सीधा बाहर आएगा। तो मैं आउटपुट सिर्फ क्या आने वाला है, निगेटिव। क्या इतनी समझ में आई सबको। देखो आ रहा है निगेटिव इवन नंबर, ये सर नो। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखो देखो समझ में आ रहा है। इसमें भी एक क्वेश्चन नहीं होता, यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, बताओ ये डन। अब देखो इसमें जैसे हमें एक क्वेश्चन और करना है, if के अंदर यहाँ if पहुंच, देखो if के अंदर if मल्टीपल if इल्स लगा सकते हो। अब इसमें चेक करना है
कि यदि वो इवन नंबर है तो यदि 10 से 20 के बीच का है तो बताएंगे कि लाई बिटवीन 10 to 20। देखो जैसे 0 से 20 के बीच का है तो मैं बताऊंगा 20, ये लाई बिटवीन 0 to 20। और 20 से 40 के बीच का है तो मैं बताऊंगा कि लाई बिटवीन 20 to 40। और यदि 40 से बड़ा है तो बता देंगे ग्रेटर देन 40। ये चीज कैसे इंप्लीमेंट करना है? अब क्या करना पड़ेगा बताओ, अब कहाँ पे कंट्रोल लेना पड़ेगा? पहले तो पॉजिटिव चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव का वहीं से सीधा ही फिक्स कर लेना। नहीं छोड़ इसको। यहाँ तक समझ में आया सबको या नहीं आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, जैसे आप यूजर से हमने यहाँ पे नेम इनपुट लिया, अब नेम को मुझे चेक करना है कि वो नेम एम स्ट्रॉन्ग है या नहीं। एम स्ट्रॉन्ग, सॉरी पॉलिंड्रोमिक। पॉलिंड्रोमिक स्ट्रिंग किसे कहते हैं? पॉलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। जैसे नितिन, नितिन को इधर से भी पढ़ो इधर से भी पढ़ो, पॉलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हुआ और ये पॉलिंड्रोमिक नंबर हुआ। तो मुझे ये चेक करना है कि पॉलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? पहले तो यूजर से इनपुट ले लोगे, यहाँ पे नेम, हमने यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट यहाँ पे यूजर को मैसेज दे दिए, डियर यूजर एंटर योर नेम। यूजर ने यहाँ पे एंटर किया। अब देखो नेम वेरिएबल है जिसमें स्टोर है वैल्यू, कैसे चेक करोगे? अच्छा ये दोनों बराबर कैसे, जैसे नितिन और इसका अपोजिट नितिन, कैसे पता चलेगा कि बराबर है? स्प्लिट कैसे कर लोगे? इसमें कुछ है स्पेस? स्पेस कुछ भी तो नहीं है। अमन, सॉरी अमन नहीं, अमन का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो ये कैसे पता चलेगा अमन नमन हो गया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई लाइक इट। ये यूज करना चाहिए। स्लाइसिंग नहीं पढ़े हो सब ना? स्लाइसिंग नहीं कर देंगे डायरेक्टली, इमेज होगा ना जी रिवर्स में, तो फिर कैसे पढ़ते हो सब? नेम इज इक्वल इक्वल टू व्हाट? नेम का रिवर्स। कैसे कैसे पढ़ रहे हो? रिवर्स हो गया ना दोनों। ये यदि दोनों बराबर हैं तो क्या कहेंगे हम? बढ़िया सा मैसेज दो यार बेचारे का। फ्रेंड डियर नमन, डियर फॉर्मेट फंक्शन लगा रहा हूं मैं, और यहाँ नेम, योर नेम इज पोलिंड्रोमिक। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या कहना था? इल्स में आप क्या यूज कर सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जैसे ये कहना क्या सारा समझ में आया आपको? ये बताता हूँ आप, अरे आप ये थोड़ा समझो ना आप। देखो जैसे इस यहाँ पे नितिन लिखे, बहुत अच्छा काम कर रहा था, नितिन पॉलिंड्रोमिक है, सही बता रहा है। बट देखो जैसे किसने यहाँ लिखा नितिन, नितिन, इस केस में एक एक क्यों ऐसे गलत बता, गलत है ना? नितिन तो दोनों सही कहता। इसलिए बच्चा बता रहा है कि सर आप एक में कर लो कन्वर्ट, चाहे वो कुछ भी एंटर करे, हम इसको अपर में कर लेंगे या लोअर में कर लेंगे। तो कैसे भी लिखे हम चेक कर पाए, तो क्या करोगे? डॉट अपर डॉट लोअर, जैसे हम क्या करेंगे इसको डॉट लोअर में कन्वर्ट करेंगे। लो पढ़े तो थे लोअर में क्या होता है, तब वैल्यू छोटी हो जाती है। और यहाँ भी कन्वर्ट कर लो डॉट लोअर। अब क्या होगा, चाहे वो यूजर कैसे भी एंटर करे, वो चाहे जैसे भी एंटर करे, हर केस में काम कर जाएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा होगा, चेक नितिन कन्वर्ट कर ले रहा होगा लोअर में, नहीं अब कैसे भी लिखो अब समझ जाएगा वो। समझिएगा अमन, समझ बिल्कुल सही काम कर रहा है। और हमें स्ट्रॉन्ग, ये तो स्ट्रिंग चेक कर दिया आपने, और इंटीजर चेक, हमें स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना हो तो, नंबर चेक करना हो तो अब भी यही कर लेंगे। बस यहाँ पे मैसेज में डाल देंगे, यहाँ पे जहाँ पे नेम था वहां से उसको कहेंगे भाई साहब नाम नेम नहीं, एंटर अ नंबर। और यहाँ पे हम कह देंगे दिस नंबर इज पॉलिंड्रोमिक। हाँ हाँ बिल्कुल हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, वेरी गुड। है ना, यहाँ से लोअर हटा दो। अरे कुछ बच्चों को लगता भी तो है कि हम पढ़ाते हैं हम। क्यों इंटीजर, फिर इंटीजर लगा देंगे तो फिर कर पाएंगे? अरे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग होती है, इंटीजर की नहीं होती है अरे वो बच्चा पूछा था कैसे इंटीजर का स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं क्या? तो गलत पूछ रहे थे ना आप। पहले से अपने लेवल पे उसको सॉल्व कीजिए।
इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स का होता है क्या स्लाइसिंग? तो फिर हम कैसे कर लेंगे स्लाइसिंग? इसी का ध्यान रखना होगा हमें। अब आपको क्वेश्चन 2 मिनट, एक क्वेश्चन हमारा आप सभी से है, ध्यान सुनिएगा, ये करना है। बात नहीं करनी शुरू, देखो ये घर पे करिएगा। जैसे देखो, पहले तो आपने क्या किया, इसको पॉजिटिव चेक किया, फिर आपने इवन चेक किया। अब चेक करो कि यदि वो इवन है तो पॉजिटिव इवन पॉलिड्रोमिक है या पॉजिटिव ऑड पॉलिड्रोमिक है। जैसे पॉजिटिव इवन नंबर भी पॉलिड्रोमिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। ऑड नंबर भी पॉलिड्रोमिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब आपको इसके अंदर जाके आपको क्या चेक करना है, पॉलिंड्रोमिक और नॉन पॉलिंड्रोमिक। समझ गए आप? तो ये क्वेश्चन घर से करके आना है कि पॉलिंड्रोमिक मतलब हमें 3 कंडीशन दे रहे हैं। पहले तो मतलब हमें जो आउटपुट आए तो ये लिखा होना चाहिए कि पॉजिटिव इवन पॉलिंड्रोमिक, पॉजिटिव इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक, या पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव इवन पॉलिंड्रोमिक हो सकता है, पॉजिटिव इवन नॉन पॉलिंड्रोमिक, पॉजिटिव ऑड पॉलिंड्रोमिक हो सकता है, पॉजिटिव ऑड नॉन। इसी तरह से निगेटिव वाला भी करना है, घर से करके आइएगा केस पे। तो आज हम सिर्फ आपको यूज का है, इसी को कुछ लोग नेस्टेड इफ कहते हैं, वो अपने लेवल की बात है। जिसको इसको नेस्टेड इफ पता नहीं क्यों कहते हैं, सब अपने मन से कहते हैं इफ के अंदर इफ। हमारे लेवल पे तो इफ ही है नहीं, पता नहीं वो आज नाम दे देते हैं टॉपिक का 15, ऐसे देने की कोई नीड नहीं है, वो ओवरऑल इफ है नहीं। क्या हमें इतने लेवल पे समझ में